नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला पर। सुबह के 5 बज चुके हैं और सुबह के 5 बजे हम लोग करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये क्लासेस जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये करंट अफेयर्स एमसीक्यू हैं, जो कि 12 सितंबर रात 11 बजे तक के जो भी समाचार हैं, उन समाचारों से आपको लिए तैयार किए गए हैं। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम डिटेल में एनालाइज भी करेंगे, क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं जो कि आपके आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है। तो फटाफट ऑनलाइन आ जाइए और तक्षशिला सर्व द नेशन को जो है वो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस क्लासेस के लिंक्स को अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम जहां भी शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। अपने मित्रों को भी बताइए कि देखिए तक्षशिला में जो है वो प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है सुबह 5 बजे। तो आप सभी को सुप्रभात, आपका दिन जो है वो मंगलमय रहे। आप जो है आज के दिन की जो शुरुआत हो एक ऐसे उत्साह के साथ करें, एक ऐसे ऊर्जा के साथ करें कि आप इस दिन के अंत में जब पहुंचे तो आपको लगे कि आपने आज अपने जीवन में वो सारे काम किए हैं जो कि आज रात में सोने से पहले ही आपने जो डिसाइड किए हुए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को सुप्रभात है। ठीक है ना? 13 सितंबर सुबह 5 बज रहा है। मैं हूं अनूप उपाध्याय सर। तो फटाफट जो है वो जुड़ जाइए और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को समय को ना बर्बाद करते हुए। सबसे पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी किस देश की यात्रा पर जाएंगे? ऑप्शन है आपके सामने उज्बेकिस्तान, चीन, रशिया और कजाकिस्तान। देखिए दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स पे आपने मेरे साथ चर्चा की थी। चर्चा क्या की थी कि अभी एससीओ की जो है वो मीटिंग होने वाली है। और एससीओ की मीटिंग के बारे में आपने पढ़ा था तो आपने साथ में ही मेरे साथ क्या देखा था कि पूर्वी लद्दाख का गोगरा और हॉट स्प्रिंग वाला एरिया आपने मेरे साथ डिस्कस किया था। जब गोगरा और हॉट स्प्रिंग के एरिया के बारे में आपने मेरे साथ डिस्कस किया था तो उसमें आपने क्या देखा था कि इंडिया और चाइना दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं, एससीओ की मीटिंग पर जाने वाले हैं। और उसके पहले दोनों ने जो है अपनी सेनाओं को जो है वो 16 स्तरीय वार्ता होने के बाद क्या है वापस जो है वो बुलाने पर जो है वो निर्णय ले लिया है। ठीक है ना? तो अब आपके सामने जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या था कि ये जो है ये याद कहाँ होने वाली है सम्मेलन। तो दोस्तों, जिन्होंने भी कहा उज्बेकिस्तान, जिनके दिमाग में उज्बेकिस्तान चल रहा होगा वो सभी के उत्तर जो है वो सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है उज्बेकिस्तान की यात्रा पर जाने वाले हैं। 15 और 16 सितंबर को अगर हम बात करें तो ये एससीओ का सम्मेलन जो है वो उज्बेकिस्तान में हमें देखने को मिलेगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी जो है जो आने वाले हैं। एससीओ के बारे में बात करें तो एससीओ का जो फुल फॉर्म है वो क्या है आपका? एससीओ का फुल फॉर्म है संघाई सहयोग संगठन। याद रखिएगा, एससीओ का फुल फॉर्म जो है वो क्या है? संघाई सहयोग संगठन। और संघाई सहयोग संगठन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जो है इसके जितने सदस्य होंगे और जितने इसके पर्यवेक्षक होंगे वो सभी उसके नेता जो होंगे इसमें भाग लेंगे। संघाई सहयोग संगठन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, इन राष्ट्राध्यक्षों की 22वीं बैठक जो है होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जो है इसमें भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है समरकंद। तो समरकंद की यात्रा पर भी समरकंद की यात्रा पे जा रहे हैं। कहां? उज्बेकिस्तान। अब इस बैठक के बारे में अगर हम बात करें तो इस बैठक के दौरान जितने भी प्रतिभागी होंगे वो पिछले 2 साल के दशक की गतिविधियों के बारे में समीक्षा करेंगे और साथ में भविष्य में बहुपक्षीय क्या काम करने हैं इस पर बात करेंगे। एससीओ के बारे में अगर और भी बात करें दोस्तों तो एससीओ के संगठन के बारे में बात करें तो एससीओ का जो गठन है वो 2001 में जो है वो एससीओ का गठन हमें देखने को मिलता है। यानी कि 2001 में जो है वो एससीओ का जो है वो गठन हुआ था। और ये जो गठन हुआ था वो कहाँ हुआ था? चीन के शहर जिसका नाम है संघाई, इसलिए इसे संघाई सहयोग संगठन कहते हैं। संघाई आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो संघाई आपको चीन का एक शहर देखने को मिलेगा जहां इसका गठन हुआ था। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये वर्तमान में इनके सदस्यों की संख्या के बारे में बात करें तो वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वो 8 सदस्य जो हैं वो आपके संघाई सहयोग संगठन के जो हैं वो आपके मेंबर हैं। भारत और पाकिस्तान के बारे में बात करें तो भारत और पाकिस्तान 2 देश ऐसे हैं जो कि 2017 में अगर हम बात करें तो भारत और पाकिस्तान एससीओ के जो है वो
में जो है वो शामिल हुए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत पाकिस्तान के बारे में हमने क्या कहा कि 2017 में जो है वो एससीओ में शामिल हुए। अन्य सदस्य के बारे में बात करें तो चाहे आपका चीन है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया है, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान है, ये 8 सदस्य जो है वो आपको एससीओ में देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कि आपसे अगला प्रश्न आपसे कभी आयोग ये पूछ ले कि एससीओ के सदस्य कौन कौन हैं। तो एससीओ के सदस्यों में आपको ध्यान रखना होगा कि भारत और पाकिस्तान ये 2 सदस्य तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान के अलावा अगर हम बात करें तो अन्य सदस्य जो है वो कौन कौन से हैं। तो अन्य सदस्य में आपको कौन कौन से देश देखने को मिलेंगे, तो चाइना देखने को मिलेंगे। चाइना के अलावा अगर हम बात करेंगे तो कजाकिस्तान में जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका एससीओ का सदस्य है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो रूस है, इसके अलावा बात करेंगे तो तजाकिस्तान है, इसके अलावा बात करेंगे तो किर्गिस्तान है, ठीक है ना, जो कि आपको एससीओ का जो है वो मेंबर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो समरकंद जहां होने वाला है वो है आपका उज्बेकिस्तान, तो ये आपको जो है वो एससीओ के मेंबर देखने को मिल रहे हैं। तो टोटल हम मेंबर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला कि टोटल जो मेंबर्स हैं वो आपके कितने हैं, टोटल 8 सदस्य जो है एससीओ में है। और 2017 में जो है वो भारत और पाकिस्तान जो है वो आपके एससीओ के सदस्य जो है वो बने हैं। ये सारे फैक्ट हैं जो कि आपके लिए आपके आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं, इस पर आपको देखना है। एससीओ के बारे में बात करें दोस्तों तो एससीओ जो है वो विश्व का अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो है वो आपका क्षेत्रीय संगठन है। और इसके मुख्यालय के बारे में बात करें तो एससीओ का जो मुख्यालय है, ये मुख्यालय आपको कहां देखने को मिलेगा, तो एससीओ का मुख्यालय जो है वो आपको बीजिंग में जो है वो देखने को मिलेगा। बीजिंग कहां है भैया, तो बीजिंग आपको चाइना में है। चाइना के बीजिंग शहर में जो है वो आपको एससीओ का जो है वो मुख्यालय देखने को मिलेगा। अब एक प्रश्न और भी बन सकता है, वो प्रश्न क्या बन सकता है कि एससीओ के महासचिव कौन है। तो एससीओ के महासचिव के बारे में अगर हम बात करें तो एससीओ के जो महासचिव हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है झांग मिंग। और ये झांग मिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि झांग मिंग जो है वो क्या है, आपके एससीओ के जो है वो महासचिव हैं। इस पर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको प्रश्न जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अब इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो अगर हम बात करेंगे कि संवाद भागीदार कौन कौन से हैं एससीओ के, एक और प्रश्न आपसे बन सकता है कि एससीओ के जो है वो संवाद भागीदार कौन कौन से देश हैं। तो संवाद भागीदारों के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो संवाद भागीदार देश कौन से हैं, तो मिस्र है, कतर है और सऊदी अरब आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एससीओ के जो है वो आपके संवाद भागीदार जो है वो देखने को मिलेंगे। तो एक ही प्रश्न था, इस प्रश्न के ऊपर आपको इतने फैक्ट मिले। हो सकता है कि आपके आगामी परीक्षाओं में ये इतने सारे फैक्ट जो कि मैंने चर्चा किया, ये फैक्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर देंगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपको जो देखने को मिल रहा है, इस प्रश्नों पर हम आते हैं और प्रश्नों पर आकर एक बार सरसरी निगाह से इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है, भारत के पूर्वी सैन्य चौकी का नाम किस सेना अधिकारी के नाम पर रखा गया है। बिपिन रावत, मनोज पांडे, एयर प्रमुख मार्शल वी आर चौधरी या एडमिरल आर हरि कुमार। आपको बताना है कि किसके नाम पर जो है वो रखा गया है, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में अगर प्रश्न आ रहा होगा तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ बिपिन रावत जी जो हैं, जिनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो जनरल बिपिन रावत जी जो है, इनके नाम पर अगर हम बात करें तो भारत की पूर्वी सैनिक चौकी का नाम जो है ये इन्हीं के नाम पे रखा गया है। अब ये भारत के जो ये पूर्वी सैनिक चौकी के बारे में अगर हम बात करें तो ये सैनिक चौकी जो है वो आपका वास्तविक नियंत्रण रेखा, ठीक है ना, के करीब आपको देखने को मिलेगा। और ये अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है जो नाम जो रखा गया है बिपिन रावत जी के बारे में, तो आप जानते हैं कि पहले जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं वो जनरल बिपिन रावत जी थे, जिनका जो अभी कुछ दिन पहले इनका जो विमान हादसा हुआ था जिसमें ये शहीद हो गए थे, तो इनके नाम पे रखा गया था, ठीक है ना। बिपिन रावत जी के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो ये जो आपका सैन्य चौकी देखने को मिल रहा है, ये सैन्य चौकी जिस स्थान पर देखने को मिल रहा है उस स्थान का नाम क्या है, किबूथी स्थान है। और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास जो है ये स्थान आपको देखने को मिलेगा। 1999 और 2000 की अगर हम बात करें तो 1999 और 2000 ये एक वो समय था जब जनरल बिपिन रावत जो है इन्होंने यहां अपना जो रेजिमेंट था, जिस रेजिमेंट का नाम क्या था, गोरखा राइफल, तो गोरखा राइफल का जो है इन्होंने कमाल संभाली थी। और उस समय 1999 और 2000 के समय गोरखा राइफल और गोरखा राइफल की एक बटालियन थी, जिस बटालियन का नाम जो है वो 511 जो है उस बटालियन का नाम था।
इस बटालियन का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? जनरल बिपिन रावत ने किया था। ठीक है ना। अब इनके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको जो देखने को मिल रहा है, किबूथी के बारे में हमने कहा, तो किबूथी जो है वो आपको भारत का जो है वो सबसे पूर्व सैनिक चौकी देखने को मिलेगा। और ये म्योर और जर्किन, यहाँ दो जनजातियां हैं, मुख्य रूप से जो है ये दो जनजातियां आपको इस क्षेत्र में मिलेंगे। तो आपके लिए एक अगला प्रश्न ये बन सकता है कि हाल फिलहाल में किबूथी में पूर्वी सैन्य चौकी, भारत की सबसे पूर्वी सैन्य चौकी का नाम मतलब सबसे पूर्वी सैनिक चौकी है किबूथी में। यहाँ दो प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। इन जनजातियों का नाम क्या है? तो आपको ध्यान क्या रखना है कि दो जनजातियां कौन कौन सी हैं? एक है आपका म्योर और दूसरी कौन सी है? जरफिन। ये दो जनजातियां जो हैं वो यहाँ पाई जाती है। तो ये नाम आप याद रखिएगा। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम क्या देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री खांडू जी हैं, ठीक है ना, जिन्होंने क्या किया, चौकी का जो है वो अभी शुरुआत किया है और लगभग 10 करोड़ रुपए जो है इसके लिए आवंटित कर दिए हैं। और जनरल बिपिन रावत जी के बारे में बात करें तो हमने कहा कि जनरल बिपिन रावत जी का जो है वो अभी ये शहीद हुए हैं, विमान हादसा में इनकी मृत्यु हो गई है। और 2022 में अगर हम बात करें तो जनरल बिपिन रावत जी को जो है वो एक पुरस्कार मिला गया था। वो कौन सा पुरस्कार था? तो इनको अगर हम बात करें तो 2022 में जो है वो पद्म विभूषण पुरस्कार से जो है वो आपका 2022 में इन्हें सम्मानित जो है वो किया गया था। तो ये कुछ जानकारियां आपके लिए है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो है वो देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन का अगला सम्राट किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन है किंग चार्ल्स तृतीय, किंग चार्ल्स चतुर्थ, किंग चार्ल्स द्वितीय या रिचर्ड टेलब्रुक। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ठीक है ना। अभी आपको याद होगा दोस्तों तो कि ब्रिटेन की जो रानी थी एलिजाबेथ सेकंड, उनकी जो है वो मृत्यु हुई है। अब एलिजाबेथ सेकंड के बाद जो है, ठीक है ना, क्या हुआ है? जेम्स पैलेस, ठीक है ना, औपचारिक रूप से अगर हम बात करें तो जेम्स पैलेस के राजा के रूप में किसी को घोषित किया गया है। और किसे घोषित किया गया है? तो किंग चार्ल्स तृतीय की अगर हम बात करें तो किंग चार्ल्स तृतीय को जो है वो आपका, अगर हम बात कर रहे हैं तो जेम्स पैलेस के राजा के रूप में जो है वो घोषित किया गया, औपचारिक घोषणा की गई है। और 73 वर्षीय पूर्व प्रिंस ऑफ वेल्स जिन जो है इनकी माँ थी, जिनका नाम है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, इनकी मृत्यु के बाद जो है इनको सिंहासन मिला है। अब वो देश के प्रमुख हैं और दूसरे शासन में स्थानांतरण, शपथ और हस्ताक्षर के साथ जो है इनका जो है कार्यकाल जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने एक नाम यहां क्या देखा, रिचर्ड टेलब्रुक के बारे में। तो रिचर्ड टेलब्रुक कौन है? तो रिचर्ड टेलब्रुक के बारे में अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो रिचर्ड टेलब्रुक जो है वो प्रिंसी काउंसिल कलर हैं ये आपके, ठीक है ना, प्रिंसी काउंसिल के कलर्ड हैं। और ये किंग ऑफ कॉमनवेल्थ के प्रमुख हैं, ठीक है ना, जिसको कि विश्वास का रक्षक जो है वो घोषित किया गया है। ठीक है। अब प्रिंसी काउंसिल ऑफ क्या है? तो प्रिंसी काउंसिल के बारे में बात करें दोस्तों, तो प्रिंसिपल काउंसिल क्या है? तो वरिष्ठ राजनेताओं का एक समूह है जो सम्राट को क्या करता है? सलाह देता है। और रिचर्ड टेलब्रुक जो है वो उसी प्रिंसी काउंसिल के जो है वो क्लर्क है, रिचर्ड आपके टेलब्रुक। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर जो है वो किंग चार्ल्स जो है वो तृतीय हैं, जिनके बारे में हम लोग जो है वो पूरा का पूरा चर्चा कर रहे थे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी राजस्थान के किस शहर में हुई है? आपके सामने ऑप्शन है कोटा, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर। ठीक है ना। तो अभी हाल फिलहाल में हमने क्या देखा दोस्तों कि 2 दिवसीय जो है वो राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव प्रदर्शन हुआ है राजस्थान में। ठीक है ना। और इसकी जो शुरुआत हुई है वो आज ही, यानी कि 12 सितंबर को जो है इसकी शुरुआत हुई है। और 12 सितंबर को इसकी शुरुआत जो है वो राजस्थान के शहर कोटा में इसकी शुरुआत हुई है। अब इस प्रदर्शनी के बारे में अगर हम बात करें तो ये प्रदर्शनी जो हुआ है इसमें भारत के बड़े बड़े जो आपके युद्धक हथियार हैं और जो भी उपकरण हैं उनको प्रदर्शित किया गया है। अब आपके दिमाग में होगा कि कौन कौन से युद्धक हथियार या उपकरण जो है ये प्रदर्शित किया गया है। तो आपके स्क्रीन पर देख रहे होंगे नेशनल डिफेंस एमएसएमई कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन, आपको कहां दिख रहा है? दशहरा ग्राउंड कोटा राजस्थान में जो हुआ है। और यहाँ आपका देख रहे होंगे कि आपका डीई एक्सपो जो है, डीईएफ एक्सपो इंडिया आपको दिख रहा है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये आपको देखने को मिल रहा है। अब कौन कौन से हथियार यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं? तो यहाँ T19 जो है वो आपका जो टैंक है या BMP-2 टैंक है, आर्टिलरी गन जो है, और विभिन्न प्रकार के आपके स्नाइपर और
मशीन गन का जो है वो प्रदर्शन किया गया है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें दोस्तों तो रक्षा क्षेत्र में नए इनोवेशन करने के लिए और साथ में रक्षा क्षेत्र में युवाओं को जोड़ने के लिए, नए नए स्टार्टअप्स को जोड़ने के लिए, एमएसएमई में उनके प्रदर्शन को, उत्पादन के प्रदर्शन को और ज्यादा अच्छा करने के लिए जो है ये किया गया है। अब इस आयोजन से क्या है कि रक्षा क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे तो 50 से अधिक कंपनियां या रक्षा क्षेत्र में जो भी स्टार्टअप कंपनियां हैं, ठीक है ना, वो सभी जो होंगे इस एमएसएमई का जो है वो हिस्सा होंगे। इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो इस सम्मेलन के उद्घाटन के बारे में बात करें तो इस सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जो है वो अनौपचारिक रूप से जो है इसका, माफ कीजिएगा, औपचारिक रूप से जो है इसका उद्घाटन किया है। और राजस्थान में पहली बार अगर हम बात करें तो ये इस प्रकार के डिफेंस प्रदर्शनी का जो है वो आयोजन किया गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, छठा एशिया कप किस देश ने जीता? अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि एशिया कप हुआ है और इसका प्रश्न यह है कि छठा एशिया कप किस देश ने जीता? ऑप्शन है श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत या बांग्लादेश, ठीक है। तो आपने देखा दोस्तों हाल फिलहाल में जो है वो छठा एशिया कप हुआ था, जिसमें हमने क्या देखा कि एक देश ने दूसरे देश को जो है वो 23 रन से हराकर जो है वो छठा एशिया कप जो है वो जीता है। तो 23 रन से किसने हराया? तो 23 रन से श्रीलंका ने जो है वो पाकिस्तान को हराया और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जो है वो छठा एशिया कप जो है वो अपने नाम पे कर लिया। अब एशिया कप के बारे में अगर हम बात करें तो जो 2022 में आपका जो एशिया कप है वो एशिया कप का अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपका 15वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है दोस्तों? एशिया कप का अगर हम देखें तो ये 15वां संस्करण है और 15 संस्करण ये हमें कहां देखने को मिला है? तो दुबई में जो है ये पूरा का पूरा आपको ये मैच देखने को मिला है। तो दुबई का जो क्रिकेट का अगर हम बात करें, क्रिकेट स्टेडियम दुबई में था, वहां ये हमें देखने को मिला है। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि इसमें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसको देखने को मिला है? तो कुल मिलाकर हम देखें तो इसमें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड, ठीक है ना, नोट भी करते रहिएगा आप लोग। तो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड अगर हम बात करें तो इसमें भानुका राजपक्षे को अगर हम बात करें तो भानुका राजपक्षे को जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच का जो है वो अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। और प्लेयर ऑफ द सीरीज के पुरस्कार के बारे में बात करें तो प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जो है वो वनंदु हसरंगा को जो है वो दिया गया है। किसको दिया गया है? वनंदु हसरंगा को जो है वो क्या किया गया है? प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो है वो आपको अवार्ड जो है वो दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये प्रश्न जो है वो आपके आगामी परीक्षा के लिए जो है वो बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब मैच कौन सा था? एशिया कप। और हमने कहा कि एशिया कप का जो है वो आपको 15वां संस्करण देखने को मिला। अब एशिया कप के बारे में हम बात करें दोस्तों तो ये एशिया कप हो कहां से रहा है? तो नाम आपको समझ में आ रहा है, एशिया कप यानी कि एशियाई जो भी देश होंगे उनके बीच में होने वाला टूर्नामेंट है। अब ये टूर्नामेंट होता क्या है? तो एशियाई देशों के बीच में दोस्तों सद्भावना को बढ़ाने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो है वो 1983 में जो है वो की गई थी। एशियाई क्रिकेट परिषद की जो है 1983 में स्थापना हुई, उसके बाद इसकी शुरुआत हुई थी। पहला एशिया कप की अगर हम बात करें तो पहला एशिया कप जो खेला गया था वो 1984 यानी कि 1984 में जो है खेला गया था। और पहला एशिया कप जो खेला गया था वो कहां खोला गया था? वो खेला गया था आपका शारजाह में। और शारजाह कहां है आपका? यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के शारजाह में अगर हम बात करें तो पहला एशिया कप खेला गया था। भारत के बारे में अगर हम बात करें तो भारत अभी तक जो 15 एशिया कप हुए हैं, इस 15 एशिया कप में भारत ने अभी तक 7 एशिया कप जो है वो जीता है। और भारत के बाद अगर हम बात करें तो श्रीलंका जो है वो, इंडिया जो है वो 7 एशिया कप जीता है और सेकेंड स्थान पर जो है वो श्रीलंका है जो कि सबसे ज्यादा एशिया कप जीतने का अपने नाम की है। भारत मूल रूप से अगर हम बात करें तो हर 2 साल में जो है वो आपके एक दिवसीय और T20 और बीच बीच में जो और भी पारी है उसका आयोजन करता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने 11 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट 17A के तीसरे युद्ध पथ का शुभारंभ किया। उसका नाम क्या है? तारागिरी, सीतागिरी, अरिहंत या ब्रह्मोस? आपको बताना है। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में हमने क्या देखा था, जब तक आप इसका आंसर दें तब तक मैं आपको बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में हमने क्या देखा था कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने 11 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट 17A के तहत जो है एक युद्धपोत का शुरुआत किया था। अब इस युद्धपोत के बारे में बात करें दोस्तों तो इस युद्धपोत का जो प्रक्षेपण वजन है वो आपका कितना है? तो प्रक्षेपण वजन अगर हम बात करें तो 3510, अगर हम बात करें तो 3510 टन के आसपास जो है इस युद्धपोत का प्रक्षेपण
वजन है। अब इसे ब्यूरो ऑफ द नेवल डिजाइन के द्वारा जो है डिजाइन किया गया और भारतीय नौसेना के इन हाउस डिजाइन संगठन के रूप में इसका हुआ। इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस युद्ध पोत की लंबाई के बारे में अगर हम बात करें तो ये युद्ध पोत जो लंबा है वो कितना है, तो इस युद्ध पोत के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई 1.4902 जो है वो आपको मीटर देखने को मिलेगी, इस युद्धपोत की लंबाई। इसके अलावा अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो इस युद्धपोत की चौड़ाई के बारे में अगर हम बात करें तो युद्धपोत जो है इसकी चौड़ाई कितनी है, तो इसकी चौड़ाई 17.8 मीटर के आसपास जो है इसकी चौड़ाई जो है देखने को मिलेगी, जो कि युद्धपोत आपको देखने को मिला है। अब ये युद्धपोत जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, तारागिरी, ठीक है ना। तो तारागिरी के बारे में आपके स्क्रीन पर जो है ये तारागिरी युद्धपोत जो है वो नजर आएगी, है ना। ये तारागिरी युद्धपोत जो है वो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अब इस तारागिरी युद्धपोत के बारे में हम क्या कह रहे हैं, तो ये तारागिरी जो है वो क्या है, इसके बारे में हम बात करें तो इसके अंदर 2 गैस टरबाइन है, 2 मुख्य डीजल इंजन जो है इसका संयोजन किया गया है। और तारागिरी युद्धपोत का जो निर्माण है वो 10 सितंबर 2005 से जो है शुरू किया गया था और जहाज की जो डिलीवरी है वो अगस्त 2025 तक होने की संभावना है। कुल मिलाकर हम बात करें तो पूरी स्वदेशी तकनीक के माध्यम से जो है इस पोत का जो है निर्माण किया गया है और प्रोजेक्ट 17A के तहत जो है इसका पूरा का पूरा निर्माण किया गया। प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट 17A के तहत जो है ये पूरा निर्माण किया गया है। और प्रोजेक्ट 17A के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जो पूरा पैसे खर्चे करने की बात की गई थी तो 25,700 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है कि इसके में किया गया है, ठीक है ना। अब इस जहाज का जो नाम है इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो इस जहाज का नाम श्रीमती चारू सिंह ने जो है वो रखा था, ठीक है ना। और श्रीमती चारू सिंह जो है वो क्या है, आपकी पश्चिमी क्षेत्र की जो है वो अध्यक्ष है। स्वदेशी रूप से विकसित इस ट्रिपल ट्यूब लाइटेड टॉर्पेडो लॉन्चर इसमें हमें देखने को मिलेगा, रॉकेट लॉन्चर जो है इसमें देखने को मिलेगा। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो पनडुब्बी रोधी क्षमता से जो है ये पूरा का पूरा आपका लैस है। ये प्रोजेक्ट 17A का पहला जो जहाज था वो आपका क्या था, नीलगिरी था। दूसरा जहाज जो था वो आपका उदयगिरी था। पहला जहाज जो नीलगिरी था वो 28 सितंबर 2019 को जो है वो लॉन्च किया गया। 2024 की पहली छमाही में समुद्री परीक्षण के लिए अपेक्षित है। ये 17 मई 2022 को लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट 17A के दूसरा जहाज उदयगिरी। 2024 की दूसरी छमाही में ये आपको उम्मीद है। चौथे और अंतिम जहाज का निर्माण जो है वो 28 जून 2022 को पहले ही जो है वो शुरू हो चुका है, जिसके बारे में हम लोग जो है बात कर रहे हैं तारागिरी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा होगा। पीएम मोदी ने हाल ही में मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में चीता को फिर से लाने की परियोजना का उद्घाटन किया है या उद्घाटन करेंगे, अभी किया नहीं, उद्घाटन करेंगे। ऑप्शन है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा किशनी नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क या संजय नेशनल पार्क। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है ना। आपको क्या बताना है कि राइट आंसर क्या है। चलिए यहाँ थोड़ा सा हम जो है वो चेंज करते हैं ऑप्शन में, ठीक है ना। ऑप्शन एक और यहाँ जोड़ लेते हैं, वो ऑप्शन क्या है आपका, कूनो नेशनल पार्क। क्या ऑप्शन है, कूनो नेशनल पार्क जो है ये हम ऑप्शन जोड़ लेते हैं। और दोस्तों जैसे ही मैंने ये ऑप्शन जोड़ा तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यही आपका राइट आंसर है। तो पीएम मोदी जो है अगर हम बात करें तो 17 सितंबर के दिन, है ना, 17 सितंबर जिस दिन विश्वकर्मा पूजा होता है उसी के दिन अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में एक पार्क है जिसका नाम है कूनो नेशनल पार्क। और कूनो नेशनल पार्क में अगर हम बात करें तो फिर से चीता को लाने की परियोजना करेंगे। 70 साल बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो इस चीता को जो लाया जा रहा है वो कहाँ से लाया जा रहा है, नाभिया से ला रहा है। अभी कूनो नेशनल पार्क अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ग्वालियर के पास आपको देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा कूनो नेशनल पार्क, ठीक है ना। और ये जो है आपका देखने को मिलेगा, जिसमें पीएम मोदी के बारे में अगर हम बात करें तो ये श्योपुर के कराइल में महिला स्वयं सहायता समूहों को जो है वो वहां संबोधित भी करेंगे। और अगले 3-4 वर्षों में सरकार जो है वो 50 अफ्रीकी चीतों को जो है वो क्या करेगी, भारत में लाने की जो है परियोजना है जिसमें बात की गई है। अब चीते को लाने की जो परियोजना जो भारत में की जा रही है अफ्रीका से, इसकी शुरुआत जो है उस परियोजना की 2009 से ही की गई है कि 2009 से ही जो है वो अफ्रीका से चीता जो है वो कहाँ लाया जाए, इंडिया में लाया जाए। चीता के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो ये IUCN के रेड लिस्ट में जो है वो असुरक्षित माना गया है। साथ में इसका वैज्ञानिक नाम अगर हम देखें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एस्यूनक्स जुबेल्ट्स जो है इसका वैज्ञानिक नाम हमें देखने को मिलेगा। और इसके बारे में अगर हम बात करें चीते के बारे में तो चीता का जो मूल निवास है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो एक आपको अफ्रीका में और दूसरा ईरान। अगर हम बात करें तो ये दोनों चीता का जो है वो मूल निवास है, ठीक है ना। चले आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है आपको देखने को मिल रहा है, प्रश्न को बड़े ध्यान से देखिए, है ना। प्रश्न क्या देखने को मिल रहा है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर
ठीक है ना। प्रश्न को आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ठीक है ना। क्या दिख रहा है? यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब हाल ही में किसने जीता? ये प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो है वो पुरस्कार जो है वो किसके द्वारा जीता गया है? प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है कि किसने जीता है। ऑप्शन है किशोर कार्लोस, राफेल नडाल, स्टॉर्म सैंडर्स या जॉन पियर्स। तो दोस्तों अभी हमने क्या देखा कि अभी यूएस ओपन जो है वो खिताब जीता, जिसमें कि स्पेनिश खिलाड़ी हैं जिनका नाम है किशोर कॉर्लेस। और किशोर कॉर्लेस के बारे में हमने बात किया तो किशोर कॉर्लेस अलराज के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो किशोर कॉर्लेस अल्फराज जो है इनके बारे में, अल्कराज के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इन्होंने यूएस ओपन खिताब जीता है। और फाइनल में इन्होंने किसको हराया है? तो कैस्पर रूड को जो है इन्होंने फाइनल में हराया है। किसको हराया है? तो कैस्पर रूड को जो है वो किशोर कॉर्लेस अल्फराज जो है इन्होंने हराया है। और 2005 में अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो 2005 में जो है राफेल नडाल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो राफेल नडाल जो है वो सबसे युवा थे जो कि यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब जीता था। अगर राफेल नडाल के बाद अगर दूसरे युवा की बात करें तो किशोर कॉर्लेस अल्फराज जो है जो कि इसको जीते हैं। यह दुनिया के सबसे कम उम्र की अगर हम बात करें तो पहले खिलाड़ी जो है वो बन चुके हैं, ठीक है ना। ये आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला ये आपकी स्क्रीन पर जो है ये देखने को मिल रहा है कार्लोस अल्कराज आपको देखने को मिल रहा है। किशोर कार्लोस अल्कराज जो है वो देखने को मिल रहा है, स्पेनिश खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। क्या है? भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने हाल ही में संयुक्त अभ्यास में भाग लिया, उस अभ्यास का नाम क्या है? गगन स्ट्राइक, व्योम स्ट्राइक, अंबर स्ट्राइक या नभ स्ट्राइक? आपके स्क्रीन पर जो है वो प्रश्न है। तो दोस्तों जैसा कि प्रश्न अगर आप देख रहे हैं तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक तरफ आपकी भारतीय सेना है और दूसरी भारतीय वायुसेना है और ये कुल मिलाकर आपका संयुक्त अभ्यास था। अब इस अभ्यास के बारे में बात करेंगे तो इस अभ्यास का जो नाम था वो क्या था? आपका गगन स्ट्राइक। गगन स्ट्राइक अभ्यास के बारे में बात करें तो ये अभ्यास आपको जो हुआ था वो पंजाब और हरियाणा के इलाकों में देखने को मिला था, जहां इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी जो है वो मिलकर काम कर रहे थे। तो पंजाब और हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है अंबाला। तो अंबाला के पास हम क्या देख रहे थे कि ये पूरा का पूरा हमें अभ्यास जो है वो देखने को मिला। तो ये अभ्यास जो है वो 4 दिनों तक चला था। इस अभ्यास में हमने क्या देखा था कि भारतीय सेना अगर जुड़ी है तो भारतीय सेना क्या कर रही है कि जमीनी स्तर पर, और इंडियन एयरफोर्स क्या कर रही है हवाई स्तर पर जो है वो मिलकर जो है वो क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा जो है वो अभ्यास कर रहे हैं, जिसके अंदर हवाई शाखा के रूप में हमलावर हेलीकॉप्टरों को जो है किस प्रकार से तैनाती की जाती है इसके अंदर शामिल है। अभ्यास में जो है वो क्या कर रहे थे, जो भी जमीन बल थे वो क्या कर रहे थे, हमलावर जो भी हेलीकॉप्टर थे उसके साथ जो है वो समन्वय बना रहे थे और छटिक मारक क्षमता का जो है वो पूरा का पूरा जो है वो क्या किया जाता, परीक्षण किया जा रहा था, प्रदर्शन किया जा रहा था। अब इस संयुक्त अभ्यास के बारे में अगर हम बात करें तो इस संयुक्त अभ्यास में का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो संयुक्त अभ्यास का जो नेतृत्व किया था वो खागरा कोर ने जो है वो इसका नेतृत्व किया था। और खागरा कोर के जो जनरल थे जिनका नाम है प्रतीक शर्मा, ठीक है ना, तो अफसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट थे प्रतीक शर्मा, इन्होंने क्या किया था, इसका जो है वो नेतृत्व किया था। और इस अभ्यास में अगर हम बात करें तो 64 ई और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का जो है वो पूरा का पूरा जो है वो प्रयोग किया गया, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न चल रहा है, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? एरन फिंच, विराट कोहली, रोहित शर्मा या डेविड वार्नर? आपके स्क्रीन पर यह प्रश्न जो है वो देखने को मिल रहा है। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो हाल ही में हमने देखा था कि एक दिवसीय क्रिकेट से जो घोषणा की थी संन्यास लेने की वो की थी एरन फ्रेंच ने। एरन फ्रेंच के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के एक कप्तान है और 11 सितंबर को न्यूजीलैंड के साथ जब मैच हुआ तो न्यूजीलैंड के साथ मैच, क्योंकि अभी आपने हाल फिलहाल में क्या देखा कि ऑस्ट्रेलिया और आपको न्यूजीलैंड का जो है वो मैच दिख रहा था। जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच का जो समाप्ति हुआ उसी के बाद एरन फ्रेंच जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है, इन्होंने सीधे कहा कि देखो अब मेरा समय आ चुका है कि मैं अब क्या करने वाला हूं, संन्यास लेना हूं। अब एरन फ्रेंच के बारे में बात करें तो एरन फ्रेंच जो है वो अभी तक 145 वनडे मैच जो है वो खेल चुके हैं। और 145 वनडे मैचों में अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है वो 17 जो है वो आपकी सेंचुरी बनाई है। और टोटल रन जो इन्होंने बनाया है वो रन कितना है, 5400 रन जो है वो उन्होंने अभी तक इस मैच में जब बनाया है। कुल मिलाकर अगर इनके बारे में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बारे में अगर हम बात करें तो 2013 में इनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है कहां, मेलबर्न में। तो 2013 में मेलबर्न में इन्होंने जो है वो क्या किया था, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में जो है वो श्रीलंका के खिलाफ जो है, माफ कीजिएगा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं, श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने क्या किया था, डेब्यू किया था 2013 मेलबर्न के गेम में। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो ये T20 मैच में जो है वो काफी दिनों तक अगुवाई किए थे। और विश्व कप जो 2015 हुआ था वो विश्व कप में हिस्सा जो टीम थी उस टीम में इन्होंने
हिस्सा लिया था, ठीक है ना। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगला जो विश्व कप जो होने वाला है वो 2023 कहाँ होने वाला है, तो वर्ल्ड जो आपका जो विश्व कप होने वाला है वो भारत में आपका विश्व कप जो है वो होने वाला है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपका ये करंट अफेयर्स का सेशन जो है वो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा सेशन? सुबह 5 बजे से आप लोग इस सेशन का जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, तो कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। और इसके बाद 9 बजे करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको देखने को मिलेगी, जहां हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, डाउन टू बर्थ सभी कुछ एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों क्लासेस पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। पीडीएफ के लिए तक्षशिला का ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, गूगल के प्ले स्टोर पर जाइएगा, तक्षशिला ऐप। वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा, है ना। पढ़ लो चाहे कहीं से, क्वेश्चन मिलेंगे यहीं से, क्योंकि ये है तक्षशिला, ठीक है ना। तो तक्षशिला से आपको सारे के सारे प्रश्न जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। 9 बजे हम लोग मिलते हैं आपके साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहिए, नकारात्मक विचारों को त्यागिए। जय हिंद, जय भारत।